So once again, greetings to all. Welcome to our YouTube channel. In this class, we will start triangles. Okay. So we will start this chapter and we will cover it according to CBSE curriculum, but it will be helpful for other boards as well, right? Especially for Indian boards. And the language will be Hindi plus English. It is a mix sort of a language. So now triangles के बारे में हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। वो चीज़ें हैं, ट्राइंगल का एंगल समझो होता है। ट्राइंगल के एंगल सम के बारे में पता होना चाहिए। फॉर इंटीरियर एंगल्स it is 180. For exterior angles, for exterior angles, it is 360. And for exterior angles, it is fixed for every polygon, right? It doesn't matter whether it is a triangle or a quadrilateral or a pentagon or a hexagon or whatever. ठीक है। ट्राइंगल्स हमारे क्लासीफाई हो सकते हैं दो तरह से। एक तो होता है साइड्स के बेसिस पे, एक होता है एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे एक होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती दूसरी साइड के। एक होता है आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। एक होता है इक्विलेटरल जिसमें तीन साइड्स तीनों की तीनों आपस में इक्वल होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है, बाकी सब एक्यूट एंगल्स होते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये पहले की नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। अप टू ग्रेड 9 ये चीज़ आ जाती है। अब टेंथ क्लास में क्या है, टेंथ क्लास में हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। सो बिफोर सिमिलैरिटी, मैं एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ सिमिलैरिटी का क्या है। कि सिमिलैरिटी में बेसिकली दो शेप्स होती है, दो अगर फिगर्स हैं, if two shapes having if two figures have same shape, ठीक है, तो शेप जो है वो वहाँ पे सेम होनी जरूरी है, बट साइज डजंट मैटर। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है इससे पहले ग्रेड 9th में। उसमें क्या था कि उसमें शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे केवल शेप का सेम होना जरूरी है, साइज सेम ना हो तो भी चलेगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये दोनों एकदम सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब दिखने में इनकी शेप सेम है बट इनका साइज अलग अलग है, सो दे आर सिमिलर। और यू कैन ऑल्सो कंसिडर दोज एग्जाम्पल्स, लाइक आप एनिमेटेड सीरीज वगैरह देखते होंगे, डोरेमोन ये वो। उसमें उसके पास एक बिग लाइट होती थी, उससे वो टॉर्च से जैसे ही उस पर बीम डालता था तो वो उस चीज़ का साइज बड़ा हो जाता था। अब जब उस चीज़ का साइज बड़ा हो रहा है लेकिन उसकी शेप एकदम सेम होती थी, वो दिखने में पहले जैसे ही लगता था एकदम, है ना। सो दे आर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सो दैट इज व्हाट सिमिलरिटी मीन्स, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर में जो कि कहती है, इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अलावा उसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, इसी थ्योरम, ठीक है। तो अगर कभी थेल्स थ्योरम नाम दे दे तो कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है। पिछले पिछली क्लास में हमारे पास, नाइन्थ क्लास में हमारे पास कौन थ्योरम होती थी, ये यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है सिमिलरिटी के केस में। थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, एज इट इज मैंने यहाँ पे लगाया है कि वो एक ऑफिशियल बुक है सीबीएसई की, राइट। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ आप दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाते हो जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है। सिमिलर चीज आपके इसमें भी हुई थी नाइन्थ क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर, बट वहां क्या था, वो मिड पॉइंट्स थे, है ना। डी और ई जो थे वो ए और बी के मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट्स होना जरूरी नहीं है। अब इसमें चीज क्या है कि जो रेशियो होगा इन दोनों का, ए डी
एंड बी डी का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा ए ई और सी ई के रेशियो की। ये थ्योरम कहती है। कब कब ऐसा होगा? कब होगा ऐसा? जब बी ई पैरेलल है बी सी के। ये हो गया इसका इफ पार्ट और ये हो गया देन पार्ट। इफ और देन मतलब अगर ये चीज ट्रू है तो ऐसा भी होगा, है ना। तो अगर डी ई पैरेलल है बीसी के तो ये रेशियो यहाँ पे इक्वल होगा। ये चीज थ्योरम कहती है। अब इसको प्रूव करते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार जो फिगर है, क्योंकि सही रहेगा उससे। तो हम प्रूव करते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ। अब इसका प्रूफ करने से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीजें पता होनी चाहिए बताता हूँ। तो हमारे पास जो प्रूव करने के लिए है ना, पहली चीज तो हमको प्रूव ये करना है कि ए डी ओवर बी डी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर बी सी। एंड गिवन है हमारे पास सी ई लिखेंगे सिंपली। और गिवन है हमारे पास कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब आपको क्या चीज पता होनी चाहिए इससे पहले? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास एक ये ट्राइंगल है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, बट दोनों इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इसका रीजन जानना है तो कमेंट कर देना। मैं अगला जो सेशन करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें क्या है, केवल थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अगले जो सेशन होगा, मतलब जो हम फ्यूचर में सेशंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उस सेशन में मैं बता दूंगा डिटेल में कि वो क्यों होता है एरिया इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इसका रीजन समझ आ जाएगा बाद में। देखो, एक होता है प्रूफ, एक होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन जब भी मैं बताऊंगा ना किसी फॉर्मूला का, तो उसमें आपको पहले से पता होगा कि आपको आगे करना क्या है। मतलब आपको रीजन पता होगा एक एक स्टेप का पहले से, कि हाँ अप्रोच पता होगी आपको। प्रूफ में क्या होता है यार, प्रूफ तो अपन प्रूव कर रहे होते हैं किसी चीज को ना, कि हमको ऑलरेडी वो चीज पता है, अब हम उसको प्रूव करने के तरीके निकाल रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू प्रूव इट, ठीक है। डेरिवेशन जब मैं बताऊंगा किसी चीज का, तो डेरिवेशन में क्या होगा कि आपको अप्रोच पता होगी कि इसको किस तरह से मतलब हैंडल करना है ना। ये तो क्या, इसका थोड़ा सा प्रूफ इस तरह का है कि आपको एक बार पता हो अगर तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब एज अ 10th क्लास स्टूडेंट। बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड बाद में, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमने ट्राइंगल ए बी सी में डी ई तो थी पैरेलल पैरेलल लाइन, हमने बी ई को सी डी को जोड़ दिया। इसके अलावा हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। इसको हम एफ बोल देते हैं और उसको हम जी बोल देते हैं। अब ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस तो ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड्स में से हो सकती है, जरूरी नहीं है जो नीचे आ रहा है आप उसी को बेस बोलो। बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये और ये भी बेस हो सकते हैं। और हाइट जो होती है वो बेस पे डिपेंड करती है, बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट होती है। अब सपोज अगर ये ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ए भी यहाँ पर बेस है, तो हाइट क्या होगी? हाइट होगी इस ट्राइंगल का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ना इस बेस से, उसकी डिस्टेंस। तो ये हाइट होगी हमेशा, ठीक है। ये होगी हाइट। अब ये हाइट तो होगी, वो तो ठीक है, लेकिन हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों होती है? टेढ़ी मेढ़ी हाइट क्यों नहीं लेते? पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं बेस की डिस्टेंस टॉप मोस्ट पॉइंट से। और जब भी एक पॉइंट की और एक लाइन की डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो आप अगर यहाँ खड़े हो और ये सामने रोड है एक, और मैं पूछूं आपकी रोड से डिस्टेंस क्या है, तो आप ये डिस्टेंस बताओगे ना मेरे को। ये थोड़ी बोलोगे कि मेरी रोड से डिस्टेंस ये है, बिकॉज ये ही है आपकी और रोड की डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो यही है। और ये शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्यों होती है?
इसके परपेंडिकुलर होने का रीजन ये है कि इसके अलावा, परपेंडिकुलर के अलावा अगर आप कोई सी भी लाइन बनाओगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है, बट जो दूसरी लाइन आपने बनाई वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, और हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होती है सबसे। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर के अलावा आप कोई सी भी लाइन ज्वाइन करोगे ना यहाँ पे, तो वो बड़ी ही होगी परपेंडिकुलर से, राइट। सो दैट इज अ पॉइंट। तो अब चीज क्या है कि हम बात करेंगे इन ट्रायंगल्स की। अब हमको एक चीज पता है कि ट्रायंगल डी, देखो ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है बी डी ई, इसका एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। अब क्यों होगा बराबर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दोनों को दोनों जो है ना, उनका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है डी, और ये दोनों के दोनों ही है ना सेम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। डीई और बीसी पैरेलल है, हमको ऑलरेडी पता है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि हमने इन्हीं दो ट्रायंगल्स को क्यों कंसीडर करा, एरिया तो एंड बी सी डी एंड सीबीई का भी इक्वल है, इन ट्रायंगल्स का भी एरिया इक्वल है, बट हमने इन्हीं को कंसीडर करा। इसका भी अभी आंसर मिलेगा। तो आगे चलते हैं। अब चीज क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, हमको पता चल गया। अच्छा, ट्रायंगल बीडी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस बी डी। हाइट क्या होगी, हाइट हो गई ई एफ। और उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू सीई इंटू सीई इंटू, और ये हो गया हमारा, इसकी हाइट हो गई डी जी। क्योंकि देखो ये जो बेस है ना इसका, इसका बेस ये हो गया, सीई वाला बेस हो गया। इसकी हाइट कहाँ होगी, इसकी हाइट ट्रायंगल से बाहर भी आ सकती है। जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल बताया कि उस केस में क्या था, हाइट बाहर आ रही थी ट्रायंगल से। क्योंकि आपको हाइट का मतलब है जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस ट्रायंगल का, उसकी डिस्टेंस बेस से। अब इस, अगर मैं ट्रायंगल, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। एक्चुअली दिख तो ये अब भी नहीं रहा सही से, और थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर की इसकी बाउंड्री होगी, तो आपको समझ आ रहा होगा मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल का अगर आप, इस ट्रायंगल में अगर आप सीई को बेस मानते हो ना, तो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला होगा। और इस बेस से टॉप मोस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी ना, वो ये वाली आएगी, ये होगी हाइट, ठीक है। तो ये चीज है, बेस से मतलब जमीन पे अगर इसको आप रख दोगे सीई को, तो जमीन से कितनी हाइट पे होगा, डी पॉइंट, इसी हाइट पे होगा ना। तो ये चीज है। तो इसलिए हमने अब इसका भी रीजन समझ आएगा कि इनको क्यों कंसिडर करा है अगली स्टेप में। इससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ। देखो ट्राइंगल एडीई जो है ना, इसका एरिया तो खुद के इक्वल होगा ही। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया खुद के इक्वल तो होगा ही, विच मीन्स कि हाफ इंटू, अब इसका एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे। पहली बार तो हम एडी को बेस कंसिडर करेंगे, तो एडी को बेस कंसिडर करेंगे तो ई एफ जो होगा हमारा वो हाइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार हम कंसिडर करेंगे ई को बेस कंसिडर करके, और उस टाइम हम डी जी को हाइट मानेंगे। अब इससे आपको समझ आएगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, देखो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस ए हाइट एंड हाफ इंटू सी ए इंटू टी जी। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास रह गया ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू ए ई ओवर सी, और यही हमको प्रूव करना था। अब मैं सारी चीजें बताता हूँ कि हमने कौन सी स्टेप किस रीजन से करी थी, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने उन्हीं ट्राइंगल्स को क्यों कंसिडर करा, क्योंकि देखो अगर मैं इन ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लेता, जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन था, तो उसमें क्या होता कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइड रह जाती। अब इसका अगर मैं एरिया भी निकालूंगा, पहली चीज तो यहाँ मेरे को इसका परपेंडिकुलर ही नहीं पता,
इनका परपेंडिकुलर निकालूं और फिर वो परपेंडिकुलर निकालना यूजलेस होगा। बट यहाँ पे क्या सीन था कि यहाँ पे ये हमको देखो एडी का रेशियो लेना था बीडी के साथ, और हम चाहते थे कि बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो बाकी चीजें कैंसिल आउट करने के लिए हमको सिमिलर चीजें लेनी थी, और ये जो सिमिलर हाइट थी ना वो इन ट्रायंगल्स के पास ही थी। अगर मैं ट्रायंगल बीडीई की बात करूं तो ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल एडीई इनकी हाइट्स एक्चुअली सेम थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि एडी और बीडी का ही रेशियो मिलेगा अगर मैं इनके एरियाज को डिवाइड करूंगा तो। सिमिलर चीज दूसरे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में थी, ठीक है। तो इस रीजन से हमने इन ट्रायंगल्स को कंसीडर किया है। एक चीज मैं और यहाँ पे बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप साइड्स के नाम लिखो ना तो प्रेफर करो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। उसका रीजन ये है कि उससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये साइड्स सेम साइड्स हैं। सिमिलरली अगर आप कभी प्रोडक्ट भी करते हो दो वेरिएबल्स का तो उनका अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखो, विच मीन्स अगर आप ऐसे लिख रहे हो एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स लिखो, ठीक है। इसका रीजन क्या है? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभी अपन क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, एंड आगे जाकर के कहीं पे ऐसा लिखा होगा ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब आपने क्या करा, यहाँ तो उसको लिख दिया ए एक्स क्योंकि ए से एक्स को मल्टीप्लाई करा, वहां आपने एक्स को ए से मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स ए, ठीक है। ये कुछ कुछ बीच में इनके और भी टर्म्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ है। अब जब आप एग्जाम में होते हो ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये पहचान पाओ कि एक्स ए और ए एक्स ये दोनों सेम टर्म्स हैं। उस टाइम आपको अगर आपने इसको भी ए एक्स लिखा है इसको भी ए एक्स लिखा ना, तो पहचान में आ जाएगा ये दोनों सेम टर्म्स है, और आप इनको जोड़ या फिर आप इनको एड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लिखा तो आपकी जो सेम टर्म्स है ना उनका हमेशा सेम ही नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप उनको इजीली पिकअप कर लोगे कि ये लाइक टर्म्स है और इनको हमको साथ में ऑपरेट करना है। और यही सेम चीज साइट्स के केस में होती है। जब आप साइट्स का नाम लिखते हो तो आप अगर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस प्रेफर करोगे, जैसे मैंने यहाँ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखा है सब कुछ, तो यहाँ क्या हुआ कि जो ये सीई था ना, ये सॉरी ये डीजी था, ये मैंने यहाँ भी डीजी लिखा वहां भी डीजी लिखा। अगर ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं किया होता और मैंने गलती से इसको जीडी लिख दिया होता, तो एग्जाम में सडनली मेरे दिमाग में आएगा नहीं कि मुझे इनको कैंसिल आउट करना है। अभी तो मुझे दिख गया ये भी डीजी है वो भी डीजी है, कैंसिल आउट हो गए, ये ई एफ है वो भी ई एफ है, कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो ये चीजें होती है। सो ये थी हमारी मिड पॉइंट, ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके बाद इसका कन्वर्स आता है, which says कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। तो ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें एक लाइन है जो कि कह रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि डीई डिवाइड कर रही है इसको सेम रेशियो में, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एडी ओवर बीडी इक्वल्स टू एई ओवर सी। ये चीज गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमको करना है कि DE इज पैरेलल टू DE इज पैरेलल टू DE इज पैरेलल टू BC। अब इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच क्या रहेगी वो मैं बताता हूँ। अप्रोच ये रहेगी कि हम अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक ई डैश। सपोज ई डैश मैंने एक पॉइंट मान लिया। अब ई डैश को मैं ऐसा पॉइंट मान रहा हूँ कि अगर मैं डी ई डैश को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो लाइन बनेगी ना डी ई डैश, ये पैरेलल होगी BC के। सो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, join DE dash such that DE dash parallel to BC, ठीक है। इस तरह से हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब चीज यह है कि हमको पता है अगर ये हमको हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करी, इसलिए हमको पता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे रेशियो सेम आएगा, ठीक है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखो मैं ये बताता हूँ पहले तो ना। एक तो पॉइंट हो गया ई जहां पे रेशियो सेम आ रहा है, एक पॉइंट हो गया ई डैश जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे लाइंस पैरेलल है। अगर मैं कह दूं कि ई और ई डैश सेम ही पॉइंट है, तो उससे क्या होगा कि वो एक ही ऐसा पॉइंट हो जाएगा, मतलब ई और ई डैश को अगर मैंने सेम पॉइंट प्रूव कर दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कि जहां पर रेशियो सेम आ रहा है वो ही, मतलब जो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो ही लाइन पैरेलल है ना। हमको यही प्रूव करना है।
अगर मैं ई और ई डैश को सेम पॉइंट प्रूव कर दूं तो इसका मतलब होगा कि जो लाइन पैरेलल है वो ही लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, या फिर जो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो ही पैरेलल है। अब ये करेंगे कैसे? देखो, दो पॉइंट्स को मैं सिमिलर प्रूफ कैसे कर सकता हूँ? सपोज ये एक लाइन है मेरे सामने और मैं यहाँ से यहाँ खुद खड़ा हूँ, और मैं बोलूँ कि एक पॉइंट जो है ना वो मुझसे 5 मीटर की दूरी पे इसी लाइन के अलोंग, और दूसरा पॉइंट भी मुझसे 5 ही मीटर की दूरी पे इसी लाइन के अलोंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पॉइंट्स एक के ऊपर एक होंगे, वो कोइंसाइड करेंगे, वो एक्चुअली एक ही पॉइंट होंगे, है ना? तो ये चीज होती है। तो वही सेम अप्रोच अपन यहाँ लगाएंगे। अपन किसी भी तरह से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि सीई जो है वो सी ई डैश के इक्वल है, या अपन ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ए ई जो है वो ए ई डैश के इक्वल है। अब करते कैसे हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको पता है कि गिवन है कि ए डी इक्वल्स टू, सॉरी, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर सी। दूसरी चीज हमको पता है, सिंस डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, it implies that it implies that AD over BD equals to AE dash over CE dash। ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ये जो पैरेलल वाली लाइन बीच में हमने बनाई है सेम रेशियो में डिवाइड करती है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी कह सकते हो। तो अब हमको पता है एडी की जो वैल्यू है वो एई ओवर सीई के भी इक्वल है, एडी की ही वैल्यू एई डैश ओवर सीई डैश के भी इक्वल है, तो उसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? अब अगली चीज क्या करनी है हमको? अब अगली चीज ये करनी है कि इन दोनों में से किसी भी एक को आप हटा दो। इन दोनों में से किसी भी एक को हटा दो, या तो न्यूमरेटर्स को हटा दो दोनों के, या डिनोमिनेटर्स को हटा दो। या तो आप सीई को सीई डैश के इक्वल ले आओ, या ए को ए डैश के इक्वल ले आओ। मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, वो आसान रहेगा, तो मैं ए ई को लिख दूंगा। ए ई को मैं लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस सीई। ठीक है, ओवर सीई। नीचे से ही तो था ही, ए ई को मैंने लिख दिया ए सी माइनस सीई। इक्वल में क्या है कि ये जो ए ई डैश है ना, ए ई डैश को मैं लिख सकता हूँ सीई माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी माइनस सीई डैश, और नीचे क्या था? नीचे सीई डैश था। ठीक है, विच मीन्स ए सी ओवर सीई माइनस सीई ओवर सीई will be equal to AC over CE dash माइनस CE dash over CE dash। अब ये देखो, ये तो वन हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी वन हो जाएगा, और दोनों एक्चुअली नेगेटिव वन है। अगर आप ये अभी ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए सी ओवर सी ई माइनस वन इक्वल्स टू ए सी ओवर सी ई डैश माइनस वन। दोनों साइड अगर आप वन भी ऐड कर देते हो ना, तो वन ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा ए सी ओवर और सी ई इक्वल्स टू ए सी ओवर सी ई डैश। दोनों साइड अगर आप एसी से डिवाइड कर देते हो तो ये खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा वन अपॉन सी ई इक्वल्स टू वन अपॉन सी ई डैश, जिसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो सी ई जो है ना वो सी ई डैश के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया इक्वल। अप्रोच आपको पता चली गई क्या है, विच मीन्स सी ई एंड सी ई डैश, विच मीन्स ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट्स, आर द सेम पॉइंट, और वी कैन से दैट दे कोइंसाइड। राइट, तो इसका मतलब बाकी चीजें हैं जो डिस्कस करी थी हमने, कि इसका मतलब क्या होगा अगर दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर लें तो, कि कि जो लाइन यहाँ पर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो ही लाइन पैरेलल भी है। अब बात करते हैं सिमिलरिटी के रूल्स की। सिमिलरिटी के कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरियाज है ना। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अलग से जगह ले लेते हैं। ठीक है, if two triangles are similar, देखो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते थे ना, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते थे
तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में उनके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती थी, क्योंकि वहां पे शेप के अलावा साइज भी इक्वल होना जरूरी था, इसलिए साइड्स भी सारी की सारी इक्वल होती थी। यहाँ क्या है कि साइड्स रिलेटेड तो होगी एक दूसरे से, तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि तभी तो वो सिमिलर दिख रहे हैं, कुछ तो उनकी साइड्स के बीच में रिलेशन होगा। अब अगर आप खुद भी इमेजिन करके देखोगे ना क्या रिलेशन होगा, तो आप खुद सोच ही सकते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत। रिलेशन ये होगा कि जो उनकी साइड से वो प्रोपोर्शनल होगी। अब आप क्यों सोच सकते हो ये चीज मैं बताता हूँ, देखो। ये एक ट्राइंगल था, या ये छोड़ो, आप जस्ट ये इमेजिन कर लो, ये एक आदमी था, इस पे किसी तरह की लाइट डाली जो डोरेमोन वाली होती है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अभी इसकी शेप सिमिलर है। अब सपोज अगर मैं कहूँ कि इसका जो फेस था वो पहले 20 सेंटीमीटर्स का था, अभी इसका फेस हो गया लेट से 60 सेंटीमीटर्स का। अब इसका हाथ जो था ना, या इसका पैर बोल देते हैं, इसका पैर पहले था, सपोज इसका पैर था हमारा 70 सेंटीमीटर्स का। तो जरूरी थोड़ी है कि अभी इसका जो पैर है वो इसका इसका जो पैर है, क्योंकि देखो यहाँ क्या हुआ, 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यहाँ इसका पैर 110 सेंटीमीटर का ही हुआ, कि तब वो बनेगी नहीं बात, है ना। ये तभी पॉसिबल है कि सिमिलर हो जब इसका पैर है ना एक्चुअली, इसका पैर भी जो है ना वो एक्चुअली 210 सेंटीमीटर का हो जाए। यानी कि अगर इसका फेस 3 टाइम्स हुआ है तो उसका पैर भी 3 टाइम होना चाहिए। तो जो भी कोरिस्पॉन्डिंग इसके बॉडी पार्ट्स होंगे ना वो सेम रेशियो में बढ़ेंगे। अगर फेस ट्रिपल हो गया तो इसका जो लेग का साइज है वो भी ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 40 का डिफरेंस आएगा। उस केस में तो आप इमेजिन भी करोगे ना, फिगर तो अजीब सा ही बनेगा। सो दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी मीन्स, कि अगर दो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब एक्चुअली होता है जो सेम रोल या सेम पोजीशन में हो, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब आप बात करोगे पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो वो अलग अलग तरह के दिख सकते हैं अलग अलग सिनेरियो में। लाइक अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स में इस एंगल को और इस एंगल को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं राइट नाउ। बट अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं, अगर मैं इसका जो सिमिलर ट्राइंगल है वो रोटेट करके भी बनाऊं, तो ये वाला इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो हम इन एंगल्स को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि दोनों केसेस में सिमिलर, दोनों केसेस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वो होगा। पहले तो सिस्टम ऑफ एंगल्स होगा, ठीक है। और फिर उन दोनों सेम सिस्टम ऑफ एंगल्स में जो सेम रोल में है ना वो कोरिस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, पहले यहाँ देखो ट्राइंगल वाले केस में तो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में सेम तरीके से तीन तीन एंगल्स हैं। और तीन तीन एंगल्स में से ये जो दोनों एंगल्स है ना ये सेम रोल और सेम पोजीशन में है। मतलब हालांकि ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं, बट उस तरह से कि अगर आप इनको सेम ओरिएंटेशन में प्लेस कर दो तो ये दोनों सेम तरह से आएंगे, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये सबसे छोटा एंगल हो गया, ये उससे ये सबसे बड़ा हो गया और ये बीच का एंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर भी ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया और ये बीच का एंगल है। तो इस तरह से भी आप चाहे इसको समझ लो कि दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो, इन दैट केस राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ क्या है कि ये सिस्टम ऑफ एंगल्स और ये सिस्टम ऑफ एंगल्स एग्जैक्टली सेम है, एंड इनमें ये जो मैंने एंगल्स मार्क करे हैं ये सेम रोल में है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। या एक इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो आप दो फैमिलीज इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। इसके घर में फादर है, मदर है और सिस्टर है। इसके घर में भी फादर है, मदर है और सिस्टर है। अब इसकी सिस्टर और इसकी सिस्टर कोरिस्पॉन्डिंग फैमिली मेंबर्स है, इसके फादर और इसके फादर कोरिस्पॉन्डिंग फैमिली मेंबर्स हैं, इसकी मदर और इसकी मदर कोरिस्पॉन्डिंग फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे, और इसके अलावा कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे तो 6 पार्ट्स हो गए टोटल, तीन एंगल्स हो गए, तीन साइड्स हो गए, तो आप इन सबको थोड़ी कंपेयर करोगे बार बार, है ना। तो इन सबको कंपेयर नहीं करना होता है, आप किसी भी तीन पार्ट्स को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो। किसी भी तीन को तो नहीं, बट हम डिस्कस करेंगे कि किन तीन पार्ट्स को कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है या फिर नहीं है, ठीक है। ये चीज है।
अब वो तीन पार्ट्स कौन से होंगे, उन्हीं के लिए थ्योरम्स हैं। तो पहली थ्योरम कहती है इनमें से कि इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। यानी कि अगर आपके पास केवल तीन एंगल्स के बारे में भी डिटेल है ना कि तीन एंगल्स इक्वल हैं corresponding एंगल्स के, तो इतना भी सफिशिएंट है दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए। मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं ये वाला, दूसरा ट्राइंगल बना दूं ये वाला, ये हो गया हमारा एबीसी, ये हो गया पी क्यू आर। अगर इसका ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी सिमिलर हैं। विच मीन्स इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर। यहाँ सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके यहाँ रख दूंगा ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे इधर फिक्स हो जाएगा ये एक पॉइंट पे। इस ट्रायंगल को अगर मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगी आपकी बीसी साइड, ए जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। अब चीज क्या होगी, अब चीज ये होगी कि आप बोलोगे कि बीसी पैरेलल है क्या क्यू आर के, ऑब्वियसली पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि जब दो लाइंस इस तरह से पैरेलल होती है और यहाँ जो ये एंगल्स हैं अगर ये इक्वल होते हैं, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं उस केस में भी। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल होती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सिंपल सी चीज है। अब क्योंकि यहाँ हमको पता है कि ये एंगल जो बी वाला था ये क्यू के इक्वल है, विच मीन्स द लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। तो ये बात है, तो आप यहाँ पे फिर उसके हिसाब से कह सकते हो जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखी है कि पी बी जो है वो क्यू बी के इक्वल होगा और पी सी जो है वो, सॉरी वेट वेट वेट, ए बी जो होगा वो, ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, और जो हमारा ए सी है वो सी आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ये पूरी पूरी साइड्स का कहाँ सीन आया, तो चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर मैं ए बी की या फिर अगर मैं बी क्यू की वैल्यू चेंज कर दूं, देखो दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर लो चाहे से, पहली चीज तो ये बन जाएगा बी क्यू ओवर ए बी इक्वल्स टू सी आर ओवर ए सी। अब आप बी क्यू की और इनकी वैल्यू चाहे से चेंज कर दो, बी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा हमारा, बी क्यू हो जाएगा हमारा पी क्यू माइनस ए बी, और वो सी आर जो है ना, सी आर हो जाएगा हमारा पी आर माइनस ए सी। हाँ, तो हमारा ये बन जाएगा पी क्यू ओवर ए बी माइनस वन इक्वल्स टू पी आर ओवर ए सी माइनस वन। दोनों साइड वन एड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना इतना बचेगा जो कि हमको चाहिए था, ठीक है, कि साइड का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड वाला भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला रूल था सिमिलरिटी का, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारे पास if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं, अगर सारी की सारी साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल आ जाए, ठीक है, अगर ये ए बी सी है, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होता है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी। ये अगर कह रहा है कि अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो सेम आ जाए, पी सी और क्यू आर के रेशियो के, एंड वो इक्वल आ रहा है ए सी एंड पी क्यू के रेशियो, पी आर के रेशियो, तो इस केस में ट्राइंगल्स यहाँ पे हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो ये चीज है। इसके अलावा जो थर्ड थ्योरम है वो कहती है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल हो गया, कह रहा है इसका ये एंगल जो है वो इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर यहाँ पर एंगल बी इक्वल आ जाता है एंगल क्यू के, एंड इसके अलावा ए बी का रेशियो जो आ रहा है पी क्यू के साथ वो इक्वल आ जाता है बी सी का रेशियो विथ क्यू आर,
तो ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस साइड का इसके साथ रेशो, इस साइड का इसके साथ रेशो और इनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं हमारे सिमिलर। देन ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हम तीन पार्ट्स कंपेयर करके डिसाइड करते हैं सिमिलर है या नहीं है। एक बार सिमिलर आ जाए उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बचे हुए तीन पार्ट्स को हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये साइड्स तो जो बची वो प्रोपोर्शनल है और एंगल्स जो बचे हैं वो हमारे इक्वल है। ठीक है, ये एक समरी टाइप का सेशन था जिसमें हमने केवल थ्योरम्स डिस्कस करी, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स बहुत कम रहेगा इस चैप्टर की। नेक्स्ट सेशन में हम मतलब एक सेशन करेंगे इसके ऊपर जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसको जल्दी से खत्म करना इसलिए भी जरूरत है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री को हम इसके बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इसका एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसके बारे में कि प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। वैसे किसी किसी को डाउट हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी में भी, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं हम, इनवर्स की नहीं कर रहे। प्रोपोर्शनलिटी का सीन ऐसा होता है जैसे सपोज अगर आपने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज। अब आपको पता है दो पेन खरीदोगे अगर आप तो कॉस्ट आएगी 20 रुपीज। तीन खरीदोगे तो कॉस्ट आएगी 30 रुपीज। मतलब अगर नंबर ऑफ पेन डबल होता है तो कॉस्ट भी डबल हो जाती है, नंबर ऑफ पेन ट्रिपल होता है तो कॉस्ट भी ट्रिपल हो जाती है। नंबर ऑफ पेन अगर 10 टाइम्स हो जाएगा तो कॉस्ट भी हमारी 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट भी हमारी 10 टाइम्स हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज होती है। तो अगर ये दोनों सेम, अब आप बोलोगे इसमें रेशियो की कहाँ से बात आ गई। देखो रेशियो की बात ये आ गई कि कॉस्ट ऑफ पेन, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स अपॉन नंबर ऑफ पेन्स, ये होता है रेशियो ना। ये हमेशा सेम ही आएगा चाहे आप देख लो, चाहे आप इसको 100/10 करो, चाहे आप 20/2 करो, चाहे आप 30/3 करो, ये हमेशा आपको 10:1 ही मिलेगा, है ना। तो ये इसी को कहते हैं कि इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे दोनों चीज़ें सेम सेम रेट से बढ़ रही हो। अब आप बोलोगे फिर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, ये कौन सा केस होता है जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी उसी रेशियो में कम होती है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर सपोज आपके पास कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 चॉकलेट्स है और आपके पास कुछ दोस्त हैं जो खाते हैं दबा के चॉकलेट्स को ना, मतलब हर एक बंदा 5 चॉकलेट्स खा जाता है। अब अगर एक ही आदमी होता है तो वो 5 चॉकलेट्स खाता है, तो ये जो आपकी 100 चॉकलेट्स है 20 दिन चलेगी। दो आदमी हो गए तो वो एक दिन में 10 चॉकलेट्स खा जाएंगे तो चॉकलेट्स केवल 10 दिन चलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 आदमी हो गए तो वो 25 चॉकलेट्स खा जाएंगे तो चॉकलेट्स जो होगी वो केवल 4 ही दिन चलेगी। तो वो सेम रेशो में, जिस रेशो में ये आदमी बढ़ रहे हैं उस रेशो में वो कम हो रहा है। या काम की भी अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्कलोड है तो ज़्यादा आदमी अगर आ गए, डबल आदमी आपने लगा दिया तो काम आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 4 गुना आदमी लगा दिया तो काम 1/4 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट इन इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, राइट। So that's all for today's session, and now we are going to end this session over here. Have a great day.